चलिए आज हम बजट से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उसको कवर करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में तीन लाइन जो है इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। अगर आपने गौर किया हो कि छत्तीसगढ़ की राजस्व आय का वितरण बताइए, राजस्व व्यय का, पूंजीगत आय का, पूंजीगत व्यय का, केंद्रीय सहायता कितनी प्राप्त होती है, छत्तीसगढ़ के आंतरिक ऋण कितने हैं, ये सब पार्ट जो है हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो है बजट का हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट है उनको ये दिक्कत आई है कि जो डेटा पार्ट है एक वीडियो में ज्यादा हो जाने के कारण जो है वो याद नहीं हो पा रहा है, उनको एक साथ जो है उनको लोड लग रहा है। इसी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा सहकारिता वाला वीडियो जो रहेगा उसका आधा पार्ट हम पहले ही कवर किए हुए हैं। जो सहकारी समिति जितनी होती है उसको हमने पहले ही कवर किया हुआ है, तो जो सहकारिता वाला वीडियो रहेगा उसमें हम बजट का जो आधा पार्ट बचेगा उसको भी कवर करेंगे, जैसे कि जीएसडीपी का वितरण, प्रति व्यक्ति आय, ये वाला पार्ट हम सहकारिता के साथ वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारी क्लास कोई एक्स्ट्रा नहीं होगी। जो सहकारिता का वीडियो 10 से 12 मिनट के सिर्फ बनता, उसको हम जो है उसमें बजट का आधा सेक्शन कवर करके वो भी 40-45 मिनट का वीडियो वो भी कवर हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। जैसे कि बजट अगर हम देखें तो बजट जो होता है सरकार के एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का जो है लेखा जोखा वो बजट होता है, और उसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आय और व्यय का लेखा जोखा, तो अगर हम सरकार की आय देखें तो सरकार की आय दो प्रकार से होती है, एक होती है राजस्व आय और एक होती है पूंजीगत आय। ठीक है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। जब राजस्व आय और पूंजीगत आय को जोड़ दिया जाएगा तो इसी को बोलते हैं कुल आय। क्लियर है जी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि जो राजस्व आय होती है सरकार की, उस बजट के अंतर्गत सरकार की राजस्व आय कितनी बताई गई है, और पिछले 2 वर्षों के हिसाब से सरकार की राजस्व आय कितनी थी, अब हम वो कवर करने जा रहे हैं। तो राजस्व आय भी हमको 2 प्रकार से प्राप्त होती है, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। कर राजस्व सरकार की ऐसी आय होती है जो उनको टैक्स से प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने राजस्व आय क्या होता है ये भी आपको पहले समझाया हुआ है। सरकार की ऐसी आय जो कि सरकार की शुद्ध आय होती है, जिसको सरकार को वापस लौटाना नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं राजस्व आय। राजस्व आय में भी हमने 2 आय पहले ही पढ़ा था, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। तो कर राजस्व जो सरकार को टैक्स से जितनी आय होती है उसको बोलते हैं कर राजस्व, और दूसरा होता है कर भिन्न राजस्व, यानी करों के अलावा सरकार की जो भी आय, जैसे अनुदानों से आय होती है। ठीक है, जो सरकार ने अगर कहीं पर कुछ, अगर आप बोल लीजिए कुछ से, जैसे लोक सेवा आयोग का पेपर हो रहा है तो उसमें जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे आय होती है, ये सब जो है करों के अलावा आय होती है, तो इसको बोलते हैं हम कर भिन्न राजस्व। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर राजस्व के अंतर्गत सरकार की इस वर्ष आय कितनी है। ठीक है, तो वर्ष यहाँ पर ऊपर का कॉलम वर्ष बता रहे हैं, यानी कौन सी ईयर में सरकार का कर राजस्व कितना आया था, और नीचे का कॉलम राशि बता रहे हैं कितने करोड़ रुपए में। सभी डेटा करोड़ रुपए में। क्लियर है। तो वर्ष 2018-19 में सरकार का जो कर राजस्व था वो था 44,885 करोड़ रुपए, 44,885.94 करोड़ रुपए। 2019-20 में ये बढ़कर हुआ 50,847 करोड़ रुपए, यानी 50,847 करोड़ रुपए। और 2020-21 जो बजट का अनुमानित राशि है कि 2020-21 में जो कर राजस्व से सरकार की आय होगी वो है 52,958.30 करोड़, यानी 52,958 करोड़ रुपए कर राजस्व के रूप में प्राप्त होगा। यानी सरकार से जो टैक्स से आय होनी है वो लगभग 52,958 करोड़ रुपए की आय सरकार को टैक्स से होनी है। क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पर राशि, यहाँ पर राशि और यहाँ पर राशि लगातार बढ़ रही है, यानी इससे आप ये समझ सकते हैं सरकार का जो टैक्स जितना कलेक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेन रूप से इसके बढ़ने का कारण ये है जो सरकार को वाणिज्यिक कर से जो आय हो रही है वो बढ़ रही है, जिस कारण बजट अनुमान में जो है इस राशि को बढ़ाकर दिखाया गया, यानी अनुमानित किया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि लगातार पिछले कुछ वर्षों से सरकार का कर राजस्व बढ़ रहा है, जिसका मतलब, जिसका प्रमुख कारण जो है सरकार के वाणिज्यिक कर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो यानी वाणिज्यिक करों से जो आय होती है वो सरकार की बढ़ रही है, इसी के लिए जो है सरकार का कर राजस्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका पेपर में हो सकता है कंपेयर वाला क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने पूरा डेटा बताया। लेकिन अगर केवल आपके इस साल के बजट की विशेषता पूछता है तो आपको केवल ये डेटा बताना है। लेकिन क्योंकि 2017 या 16 के पेपर में आपको कंपेयर में पूछा था, तो आपको कंपेयर में ये बताना पड़ेगा, इसलिए हमको ये डेटा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कंपेयर भी कर सकते हैं, आपका सब डेटा जो है पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें
कर राजस्व जो है सरकार की हमने आय बता दी है, लगभग 52,958 करोड़ जो है कर राजस्व से आय है। तो सरकार जो कर प्राप्त कर रही है उसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो कर राजस्व में सबसे पहले होगा आय और व्यय पर कर, ये पहला भाग होगा। दूसरा संपत्ति व पूंजी लेन देन पर कर, और तीसरा होगा वस्तु और सेवाओं पर कर। ठीक है, यानी जो आय और व्यय पर कर होगा ये उसका पहला भाग होगा। दूसरा कर राजस्व का भाग होता है संपत्ति व पूंजी लेन देन पर कर, और तीसरा होता है वस्तु एवं सेवाओं पर कर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्ष 2020-21 के लिए जो अनुमानित है कि आय और व्यय पर जो कर लगाए जाते हैं उसका 30% जो है हमारे कर राजस्व यानी 52,958 करोड़ रुपए का 30% हमको आय और व्यय पर कर से प्राप्त होगा। अगर हम बात करें आय और व्यय के कर पर कौन कौन से कर शामिल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो निगम कर शामिल होता है, होटल प्राप्ति कर शामिल होता है, निगम कर यानी जो कंपनियों पर लगाया जाता है, जो भी सार्वजनिक उपक्रम रहते हैं उन कंपनियों पर जो कर लगाया जाता है निगम कर होता है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार लगाती है लेकिन राज्यों को उसका हिस्सा भी देती है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि आय और व्यय पर कर जो है वो हमारे जितने भी यहाँ पर कर राजस्व से जो प्राप्ति होने वाली है उसका 30% हमको आय और व्यय पर कर से प्राप्त होगा। क्लियर है। अगला देखते हैं संपत्ति व पूंजी लेन देन पर कर। तो संपत्ति व पूंजी लेन देन पर कर के अंतर्गत भू राजस्व कर आता है, स्टाम्प शुल्क आता है, पंजीयन शुल्क आता है, ये सब जो भी टैक्स होते हैं ये इस संपत्ति व पूंजी लेन देन पर कर से संबंधित होते हैं। तो जो हमको 52,958 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने वाली है उसका 4% हमको संपत्ति व पूंजी लेन देन कर से प्राप्त होगा। क्लियर है। अगला देखते हैं वस्तु और सेवाओं में कर। तो वस्तु एवं सेवाओं में कर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत जो है अगर हम देखें जो हमारा 2020-21 में जो 52,958 करोड़ रुपए की आय हो रही है राजस्व कर राजस्व से, उसका 66% जो आय होगी वो होगी वस्तु और सेवाओं में कर से। ठीक है, अगर हम वस्तु और सेवाओं में कर देखें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं, जीएसटी आता है। ठीक है, जीएसटी, उसके बाद आता है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी वो होता है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये तीनों प्रकार के कर जो होते हैं वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क होता है यानी कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, राज्य उत्पाद शुल्क होता है, सबसे जो सरकार की ये सभी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ओवरऑल जो है 66% हमारी आय जो होगी कर राजस्व के रूप में वो वस्तु एवं सेवाओं में करों से होगी। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि जो हमने कर पढ़े हैं उसमें कई कर ऐसे हैं जो राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार ही वसूल करती है, कई कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार लगाती है और उसको वसूली करके कुछ हिस्सा राज्यों को दे देती है। तो इसमें इस कर राजस्व में सभी प्रकार के कर शामिल है, यानी राज्यों को जो राज्य सरकार द्वारा खुद लगाए गए करों से पैसा प्राप्त हो रहा है वो भी है, और केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगा के उसके हिस्से को राज्यों को दे देते हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो अब हम अगला पार्ट ये देखते हैं कि केंद्र करों में हिस्सेदारी राज्य सरकार की कितनी है। यानी जो हमको इतना तो पता चल गया कि कर राजस्व के रूप में हमको इतना प्राप्त हो रहा है, यानी टैक्स से हमको इतना रिवेन्यू हो रहा है, लेकिन इनमें से जो है केंद्रीय कर की हिस्सेदारी कितनी है वो अब हम ये देख रहे हैं। बाकी अगर हम इसमें से इसको कटा देंगे तो जो बचेगा वो राज्य के कर से यानी राज्यों द्वारा जो टैक्स लगाए गए थे उसकी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहां पर इसको डिवाइड कर दिए वर्ष और राशि, तो 2018-19 में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी थी राज्य सरकार की वो थी 23,458 करोड़ रुपए, 23,458.69 करोड़ रुपए। यानी जो 2018-19 में जो 44,885 करोड़ जो सरकार की कर राजस्व से आई थी उसमें से जो है 23,458 करोड़ ऐसे थे जो केंद्र सरकार के करों से राज्यों को मिला था। क्लियर है। वैसे ही 2019-20 में अगर ये राशि देखें तो यह है 27,917, 27,917। ठीक है, और 2020-21 में ये राशि है 26,803.30 अनुमानित करोड़ रुपए। ठीक है, यानी 26,803 करोड़ रुपए अनुमानित है। यानी जो हमारी 52,958 करोड़ रुपए की जो इस बजट में अनुमानित राशि जो हमको कर राजस्व के रूप में प्राप्त होगी उसमें से 26,803 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो केंद्रीय कर के रूप में हमको प्राप्त होंगे, यानी केंद्रीय कर में जो राज्य की हिस्सेदारी है उसके रूप में प्राप्त होंगे। अगर हम 52,958 करोड़ में से
26,803 करोड़ रुपए घटा देते हैं तो हमको एक्चुअल ये पता चल जाएगा कि जो ये हमको कर राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से थे और उससे प्राप्त राशि कौन कौन सी थी। तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना हो गया, अगर हम 52,958 करोड़ में से 26,803 करोड़ घटा दें तो जो राशि बची वो राज्य के स्वयं के टैक्स से राशि प्राप्त हो रही है, वो है 26,155 करोड़ रुपए अनुमानित। वैसे ही आप 2019-20 के लिए भी निकाल सकते हैं, 18-19 के लिए भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, अगर कंपेयर पूछेगा तो आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। हम केवल 2020-21 के लिए निकाले, वो है 26,155 करोड़ रुपए अनुमानित। तो ये हो गया आपका सरकार का जितने भी कर राजस्व होगा। ठीक है, इसमें हमने ये जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी ये हमारे सिलेबस में अलग से लिख कर दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है ये भी कंपेयर करने आपके पेपर में 2 नंबर 4 नंबर में पूछा जा सकता है अलग से भी। ठीक है, अगर बजट सेक्शन में भी आप इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया कर राजस्व। अब हम देखने जाते हैं कि कर भिन्न राजस्व यानी टैक्स के अलावा सरकार की कौन सी आय होती है जो सरकार की शुद्ध आय में गिना जाता है। ठीक है, तो कर भिन्न राजस्व को भी हम 2 भाग में बांट के पढ़ लेते हैं। एक होगा केंद्र सरकार से जो हमको सहायता अनुदान प्राप्त हो रहा है वो, और दूसरा जो है राज्य सरकार के अदर जितनी भी आय होती है वो। ठीक है, जो सरकार की शुद्ध आय में माना जाता है। हमने सहायता अनुदान को अलग करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेशली लिख कर दिया केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को बताइए। क्लियर है, तो अब देखते हैं हमारा कर भिन्न राजस्व कितना है। ठीक, तो वर्ष 2000 यहाँ पर ऊपर का कॉलम हमारा ईयर बताएगा, नीचे के कॉलम राशि बताएगी, और ये राशि जो रहेगी वो करोड़ में रहेगी। ठीक है, तो 2018-19 में जो है कर भिन्न राजस्व में जो सरकार की आय थी सहायता अनुदान को छोड़कर वो थी 7,703 करोड़ रुपए। 2019-20 में ये आय है 8,825 करोड़ रुपए, और 2020-21 में अनुमानित है 9,215 करोड़ रुपए। यानी सहायता अनुदान को छोड़कर जितना भी अन्य कर भिन्न राजस्व होता है उसमें जो सरकार की राशि 2018-19 में 7,703 करोड़, 2019-20 में 8,825 करोड़ और 2020-21 में 9,215 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो देखिए ये राशि जो है लगातार बढ़ रही है, तो इसके भी बढ़ने का ये कारण है, आपने अभी कल हमने बजट में एक योजना पढ़ी कि सरकार जो है घरों में नल को लगा रही है, यानी जल आपूर्ति जो सरकार कर रही है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो जो नल कनेक्शन होगा उससे भी सरकार को कुछ आय मिलेगी। तो ये आय जो है अभी बढ़ रही है, यानी मतलब जल्दी से जल्दी जो है नल कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे सरकार की आय में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो राजस्व में जो है बढ़ने का कारण यह है जल संसाधन से संबंधित जितने भी सरकार के क्षेत्र हैं उसकी आय में बढ़ोतरी होना इसका प्रमुख कारण है। क्लियर है, तो अब ये देखते हैं जो हमने बोला कि कर भिन्न राजस्व में एक सामान्य कर भिन्न राजस्व है प्लस उसमें सहायता अनुदान को हमने अलग कर दिया। तो जो सहायता अनुदान को अलग करने के बाद जो कर भिन्न राजस्व बचता है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें आता है जैसे लोक सेवा आयोग, यानी जो लोक सेवा आयोग पेपर करा रहा है उससे जो आय हो रही है वो डायरेक्ट होगा। पुलिस विभाग जो जुर्माने वसूल कर रहे हैं वो सब डायरेक्ट पुलिस विभाग में आएगा। ब्याज प्राप्ति सरकार ने जो ऋण दिए हुए थे उस ऋण की अदायगी हो रही है, यानी उससे सरकार को जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो आएगा। चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, यानी सरकार ने जो चिकित्सालय खोले, जिला चिकित्सालय खोले, तो वहां से सरकार की जो आय हो रही है वो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है, यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कितना सहायता अनुदान दे रही है। तो वर्ष 2018-19 में जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सहायता प्राप्त हुई थी वो है 12,505 करोड़ रुपए, 12,505 करोड़ रुपए। 2019-20 में जो सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है वो है 20,074 करोड़ रुपए, 2,074 करोड़ रुपए। और 2020-21 में जो अनुमानित है कि इतनी हमको सहायता प्राप्त होगी राज्य केंद्र सरकार से वो है 21,658 करोड़ रुपए, 21,658 करोड़ रुपए अनुमानित है कि इस साल हमको केंद्र सरकार सहायता देगा। क्लियर है, तो यहां पर जो है देखिए ये सहायता राशि बढ़ते जा रही है। तो ये बढ़ने का क्योंकि अनुमान कैसे हम लगाते हैं, जो केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में उसने सहायता अनुदान में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर बताया है, तो जिससे सरकार ने भी अपना जो सहायता अनुदान से अनुमानित राशि प्राप्त होगी उसको भी बढ़ाकर लिखा है। क्लियर है, बाकी जो हिस्से रहते हैं कि वित्त आयोग कितना देगा या कोई हमको प्रॉपर सहायता अनुदान कितना मिलेगा वो सब परसेंट के रूप में बटे हुए ही रहते हैं।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है इस साल जो हमको 21,658 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होगा, ये अनुमानित है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर ये राशि अगर हम बोले कर राजस्व से हमको कितनी राशि प्राप्त हो रही है 52,958.30 करोड़, कर भिन्न राजस्व से कितनी राशि प्राप्त हो रही है 9215 प्लस 21,658 करोड़ को जोड़ देंगे तो उतनी राशि हमको प्राप्त होगी कर भिन्न राजस्व से। अगर अब हम देखें कि हमारी टोटल राजस्व आय कितनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर राजस्व यानी पहला पॉइंट, और दूसरा है कर भिन्न राजस्व यानी ये और ये दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सरकार की राजस्व आय कितनी है। तो अगर हम राजस्व आय देखें 2020-21 के लिए जो अनुमानित है तो उसमें हम 52,958.30 करोड़ जो कि कर राजस्व है प्लस 9215 करोड़ जो कि एक सामान्य कर भिन्न राजस्व है प्लस केंद्र सरकार से जो सहायता प्राप्त हो रही है 21,658 करोड़, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको राजस्व आय प्राप्त होगी 2020-21 के लिए 83,831.30 करोड़ रुपए अनुमानित। ठीक है। तो इसको जोड़ देने से हमारी राजस्व आय प्राप्त हो जा रही है। अगर आपको कभी कंपेयर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमने क्योंकि यहाँ पे भी 19, 20, 18, 19 का डेटा लिखा है, आप इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2019-20 के लिए निकल जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 18-19 के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है कि सरकार की जो राजस्व आय होगी 2020-21 में बजट अनुमान जो है वह 83,831.30 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं कि इस ईयर में जो है सरकार की राजस्व व्यय किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है और सरकार की पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय कितना होगा। चलिए अब देखते हैं कि सरकार की राजस्व आय व्यय कितना है और किन किन क्षेत्रों में राजस्व व्यय किया जा रहा है। सबसे पहले राजस्व व्यय ऐसे व्यय को बोलते हैं जो कि गैर विकासात्मक कार्यों में किए जाते हैं, यानी इन क्षेत्रों में, यानी ऐसा व्यय जिसमें सरकार अगर पैसा लगा रही है तो भविष्य में सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, यानी इससे सरकार की कोई भविष्य में आय नहीं होगी, तो ऐसे व्यय को बोलते हैं राजस्व व्यय। तो अगर हम राजस्व व्यय देखें तो वर्ष और राशि को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 2018-19 में जो हमारा राजस्व व्यय था वो था 64,411 करोड़, 64,411 करोड़ रुपए ये 2018-19 में था। 2019-20 की बात करें तो राजस्व व्यय था 78,594.53 करोड़ यानी 78,594 करोड़ रुपए राजस्व व्यय था। और 2020-21 में जो सरकार का राजस्व व्यय था वो है, मतलब अनुमानित है, वो है 81,399.95 करोड़, 81,399.95 करोड़। तो लगभग अगर हम यहाँ देखें तो 81,400 करोड़ लगभग जो है हमारा राजस्व व्यय अनुमानित है इस वर्ष का। तो अगर हम राजस्व व्यय देखें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस राजस्व व्यय में मतलब जो सरकार खर्चा कर रही है वो कौन से क्षेत्र में कितना खर्चा करना अनुमानित है। तो उसको हम जो है 4 भागों में बांट देते हैं, सामान्य सेवा, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा और सहायता अनुदान। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस राजस्व व्यय का सरकार कितना प्रतिशत जो है सामान्य सेवाओं में खर्च करती है। तो सामान्य सेवा के अंतर्गत जैसे लोक सेवा आयोग के जो सदस्य उनका वेतन हो गया, पुलिस में जो लोग शामिल हो उनका वेतन हो गया, जेल के जो रख रखाव के लिए जो लोग लगते हैं उनका वेतन हो गया, पेंशन हो गया, ये सब चीजें जो है वो सामान्य सेवा के अंतर्गत आता है। यानी जो सरकार 81,000 लगभग 81,399 करोड़ रुपए खर्च कर रही है उसका 25.18% जो है इन्हीं सेवाओं में जा रहा है जो कि सामान्य सेवा है। ठीक है। अगर हम बात करें जो सामाजिक सेवा है उसमें 39.48% खर्च जा रहा है, यानी जो सरकार 81,399 करोड़ रुपए व्यय कर रही है उसका 39% लगभग जो है वो जा रहा है सामाजिक सेवा में। सामाजिक सेवा के अंतर्गत आता है शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, SC, ST, OBC के कल्याण के लिए। तो ये सब चीज जो है सामाजिक सेवा के अंतर्गत आता है जिसमें सरकार 39.48% जो है व्यय कर रही है। अगर हम देखें आर्थिक सेवा तो आर्थिक सेवा के अंतर्गत आता है जैसे ग्रामीण विकास हो गया, कृषि से संबंधित क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, खनिज हो गया। तो ये सब आते हैं आर्थिक सेवा के अंतर्गत जिसमें सरकार जो है 33% खर्च कर रही है, 33.96% जो कि हमारे, आपको याद रखना है ये हम बता रहे राजस्व व्यय के परसेंट के रूप में। ठीक है। यानी 81,000 का 33% आर्थिक सेवा में जाएगा। फिर आता है सहायता अनुदान।
जैसे सरकार के नीचे भी आपने देखा होगा जो राज्य सरकार होती है उसके अलावा जो है पंचायतें होती है, नगरीय निकाय होते हैं, तो उनको राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाएगा वो आता है सहायता अनुदान के अंतर्गत। तो ये है इस पूरे राजस्व व्यय का 81,399 करोड़ का 1.38% सहायता अनुदान के रूप में जो है राज्य सरकार पंचायतों और नगरीय निकाय को देगी। तो ये आपका पूरा कवर होता है राजस्व व्यय, जिसमें हमने क्षेत्र वाइज पढ़ा कि सामान्य सेवा के अंतर्गत कितना खर्चा है। सामाजिक सेवा में आप देखिए सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, सामाजिक सेवाओं के ऊपर हो रहा है, यानी शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, SC ST OBC वर्ग के कल्याण, ये सब के लिए जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है 39%, जो कि राजस्व व्यय का है। 33% आर्थिक सेवा और सहायता अनुदान जो है 1.38% जो कि पंचायतों को दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें राजस्व घाटा जैसे क्या होगा, तो सरकार की जो राजस्व आय अगर उसमें से अगर हम राजस्व व्यय को घटा देते हैं, अगर वो वैल्यू जो है जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम राजस्व घाटा बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो सरकार की राजस्व आय है, अगर राजस्व आय देखें तो वो थी 83,831.30 करोड़ रुपए अनुमानित 2020-21 के लिए, और राजस्व व्यय कितना अगर हम देखें तो 81,399.95 करोड़ रुपए। यानी अगर हम देखें तो हमारी राजस्व आय ज्यादा है राजस्व व्यय से, तो राजस्व घाटा की जगह क्या निकलेगा, राजस्व आधिक्य। क्योंकि अगर हम आय ज्यादा और व्यय से तो यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है सरकार को, तो यहाँ पर जो है 2431.35 करोड़ रुपए हमारा राजस्व आधिक्य निकलेगा। यानी हमारा राजस्व घाटा नहीं हो रहा है, हमको राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है जो अनुमानित है। ठीक है, तो राजस्व आय 83,830 करोड़ में से राजस्व व्यय 81,399 करोड़ को घटा देंगे तो 2431.35 करोड़ आता है, जो कि राजस्व आधिक्य की स्थिति को दर्शाता है। हमारे यहाँ राजस्व घाटा नहीं हो रहा है। क्लियर है। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो हम बोलते हैं राजस्व घाटा हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी हमारे यहाँ राजस्व आधिक्य की स्थिति, तो राजस्व घाटा ना होकर हमको क्या मिल रहा है, राजस्व आधिक्य या राजस्व अधिशेष। क्लियर है। अब हम अगला पार्ट कवर करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार की पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय कितना होता है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इस बजट में पूंजीगत आय कितना बताया है कि पूंजीगत आय कितना होगा, और ये देखते हैं कि आखिर पूंजीगत आय के अंतर्गत हम शामिल किसको किसको करते हैं। तो पूंजीगत आय मेन रूप से उसको बोला जाता है सरकार की ऐसी आय, मतलब एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की होने वाली ऐसी आय जिसे उसे बाद में लौटाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम पूंजीगत आय। जैसे सरकार ऋण ले रही है, ठीक है, तो ऋण लेगी तो ब्याज देना पड़ेगा, आने वाले समय में तो लौटाना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार की ऐसी होने वाली सरकार की आय जो कि सरकार को भविष्य में लौटाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम पूंजीगत आय। ठीक है, तो अगर हम पूंजीगत आय देखें तो पूंजीगत आय पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस साल के लिए पूंजीगत आय कितना रुपए अनुमानित है। तो यहाँ पर मैंने वर्ष लिखा है और यहाँ पे राशि करोड़ में लिखी हुई है। वर्ष 2018-19 में सरकार की जो पूंजीगत आय थी वो थी 8148.42 करोड़ रुपए, 8,148 करोड़ रुपए जो है सरकार की पूंजीगत आय थी। 2019-20 में ये आय बढ़कर जो है 11,796 करोड़ रुपए हुई, 11,796.25 करोड़ रुपए। और 2020-21 के लिए जो पूंजीगत आय अनुमानित है वो है 12,259.99 करोड़ रुपए, यानी 12259.99 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत आय अनुमानित है सरकार की वर्ष 2020-21 के लिए। तो अब देखते हैं कि आखिर ये पूंजीगत आय निकाला कैसे जाता है। तो नॉर्मल अगर हम पूंजीगत आय देखें तो पूंजीगत आय का एक फॉर्मूला होता है, उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पूंजीगत आय इक्वल टू होता है शुद्ध सार्वजनिक ऋण प्लस उधारी व अग्रिम की वसूली प्लस लोक लेखा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, शुद्ध सार्वजनिक ऋण प्लस उधारी व अग्रिम की वसूली प्लस लोक लेखा। इसका कहने का मतलब है शुद्ध सार्वजनिक ऋण अभी हम समझेंगे, उधारी व अग्रिम पहले समझ लेते हैं। सरकार जो है किसी भी अन्य सरकारों को या किसी को भी जो लोन दी रहती है, उस लोन के एवज में यानी उधारी दी रहती है, उस उधारी के एवज में जो उनको ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो उसको उधारी बोला जाएगा। और अग्रिम की वसूली, अग्रिम का कहने का मतलब ये है सरकार जो है किसी को अगर बिना शर्त कोई अपना लोन देती है तो वो मतलब मान लीजिए किसी राज्य सरकार को एकदम जरूरत थी तुरंत लोन पैसे की, और हमारी जो राज्य सरकार है वो उस समय एकदम तुरंत उसको पैसा प्रोवाइड करा दिया, और पैसे प्रोवाइड कराने के बाद उसकी शर्तें डिसाइड हुई है। यानी पहले पैसा दे दिया गया, फिर उसका ब्याज कितना लेना है ये सब उसके बाद डिसाइड हुआ है, तो इसको बोलते हैं अग्रिम। तो अग्रिम मुख्य रूप से जो है सरकार अपना प्रयोग ऋणों के मतलब लौटाने के लिए करती है मेन रूप से। क्लियर है। तो उधारी व अग्रिम यहाँ पर आप समझ लिए।
अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा है लोक लेखा, यानी पूंजीगत प्राप्ति आय में किसको किसको जोड़ा जाएगा, शुद्ध सार्वजनिक ऋण, उधारी व अग्रिम की जो राज्य सरकार वसूली करती वो, प्लस लोक लेखा से होने वाली आय। लोक लेखा यानी सरकार द्वारा देखे होंगे आप बहुत सारी भविष्य निधि में लोग पैसा लगाते हैं, तो उस भविष्य निधि में जो पैसा आ रहा है उसका प्रयोग सरकार करती है, लेकिन आने वाले अगर कोई भविष्य निधि में पैसा लगा रहा है तो उसको आने वाले समय में तो उसकी जब भविष्य निधि कंप्लीट हो जाएगी तो उसको पैसा तो लौटाना रहेगा, लेकिन जो वर्तमान में पैसा जमा हो रहा है वो तो सरकार यूज कर सकती है, तो उसको उस समय पूंजीगत आय में गिना जाएगा। तो पूंजीगत आय बराबर शुद्ध सार्वजनिक ऋण प्लस उधारी व अग्रिम की वसूली प्लस लोक लेखा, ये तीनों को ऐड करने से हमको प्राप्त होता है पूंजीगत आय। तो अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है शुद्ध सार्वजनिक ऋण। एक होता है सार्वजनिक ऋण और एक होता है शुद्ध सार्वजनिक ऋण। तो शुद्ध सार्वजनिक ऋण क्या होता है कि जब सरकार का जो भी सार्वजनिक ऋण रहता है, देखिए सरकार के खर्चे इतने सारे रहते हैं कि सरकार की जो मुख्य रूप से राजस्व आय होती है वो एक प्रकार से कंप्लीट नहीं होती कि वो खर्चों को पूरा कर पाए, इसलिए सरकार को बहुत सारे ऋण लेने पड़ते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। तो सार्वजनिक ऋण जो होता है, अगर उसमें से हम जो है सरकार यानी जो भी ऋण ले रही है उसको वो बोलेंगे सार्वजनिक ऋण, और उस सार्वजनिक ऋण में से सरकार ने उस वर्ष जितने भी पैसे पहले ऋण जो लिए थे उसके ब्याज के रूप में लौटा दिए हैं, तो वो जो ऋण अदायगी सरकार के द्वारा की जा रही है अगर उसको हम सार्वजनिक ऋण से माइनस कर दें तो हमको एक्चुअल पता चल जाएगा कि शुद्ध सार्वजनिक ऋण कितना आया है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, सरकार जो रहते बहुत सारे ऋण लेती है और उस ऋण में से कई ऋण का प्रयोग ऐसे करती है कि जो भविष्य पूर्व में भूतपूर्व में जो ऋण लिए तो उसको लौटाना भी तो पड़ता है। तो अगर जो भी सरकार ने अपना सार्वजनिक ऋण लिया है, अगर उसमें से कोई भी पैसा भूतपूर्व में कभी सरकार ने अगर कुछ ऋण लिया उसको लौटाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो अगर उसको सार्वजनिक ऋण में से जो ऋणों को पटाने के लिए सरकार ने पैसा यूज कर लिया है उसको घटा दे तो हमको एक्चुअल पता चल जाएगा कि हमारा शुद्ध सार्वजनिक ऋण कितना है। क्लियर है? तो यहां पर जो शुद्ध सार्वजनिक ऋण वाला डेटा यहां पर आएगा। क्लियर है? और सार्वजनिक ऋण किसको बोलते हैं, जो हम यहाँ सार्वजनिक ऋण बोल रहे हैं, सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आएगा राज्य सरकार जो भी आंतरिक ऋण लेती है। आंतरिक ऋण का मतलब जैसे सरकार राज्य सरकार द्वारा देश के भीतर जो भी ऋण लिया जाता है उसको बोलते हैं आंतरिक ऋण, चाहे वो बैंकों से ले, आरबीआई से ले, नाबार्ड से ले, जो भी ले वो आएगा राज्य सरकार के आंतरिक ऋण में। इसके अलावा जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से उधार व अग्रिम भी लेती है। केंद्र सरकार यानी जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो केंद्र सरकार द्वारा जब शर्तों के साथ पैसा दिया जाता है तो उसको उधार बोलेंगे, और बिना शर्त के पहले पैसा दे दिया जाता है तो उसको बोलेंगे अग्रिम। ठीक है? तो यहां पर जो है सार्वजनिक ऋण इक्वल टू क्या होगा, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्लस केंद्र सरकार से उधार व अग्रिम। तो जो ये राशि आएगी उसमें से ऋण अदायगी की राशि घटा देंगे तो शुद्ध सार्वजनिक ऋण आएगा। शुद्ध सार्वजनिक ऋण में उधारी व अग्रिम की वसूली जो राज्य सरकार करती है और लोक लेखा से जो पैसा प्राप्त होता है वो तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो पूंजीगत आय हमारी निकलती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सरकार की सार्वजनिक ऋण कितनी है। ठीक है? यानी जो यहाँ पर सार्वजनिक ऋण दे रहे हैं तो इसको दो भाग में हम बांट के पढ़ते हैं। राज्य का पहले देखते हैं राज्य सरकार का आंतरिक ऋण कितना है और केंद्र सरकार से उधार व अग्रिम के रूप में हमको कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो ये हम पहले देख रहे हैं कि राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से अग्रिम व उधार जो प्राप्त हुआ, अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये राशि हमको प्राप्त हो जाएगी जो कहलाएगी सार्वजनिक ऋण। ठीक है? तो अगर हम सबसे पहले देखें तो राज्य सरकार का आंतरिक ऋण देखते हैं जो बजट अनुमान 2020-21 के लिए कि राज्य सरकार इतना पैसा जो है ऋण के रूप में प्राप्त करेगी। ये हमारे सिलेबस में अलग से भी लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा बाजार ऋण मिलेगा राज्य सरकार को वो अनुमानित है 12,596.46 करोड़ रुपए। 12,596.46 करोड़ रुपए बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होने अनुमानित है। यानी इसमें जो है सरकार के द्वारा अपने बॉन्ड पेपर जो प्रतिभूति होती है उसको जो है गिरवी रखकर जो राशि प्राप्त करेगी, ठीक है, तो वो राशि जो है बाजार ऋण के रूप में शामिल होगी। तो वो अनुमानित है 12,596.46 करोड़ रुपए। नाबार्ड से राज्य सरकार को 1,200 करोड़ रुपए प्राप्त होना अनुमानित है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए प्राप्त होगा ऐसा अनुमान है। और आरबीआई से जो है 1295 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी राज्य सरकार को ऋण के रूप में, ये अनुमानित है। तो अगर हम राज्य सरकार का आंतरिक ऋण देखें तो बाजार ऋण, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाला ऋण और आरबीआई से प्राप्त होने वाले ऋण को यानी 12,596.46 करोड़, 1,200 करोड़, 10 करोड़ और 1,295 करोड़ को जोड़ देंगे तो हमारी राशि प्राप्त होगी 15,101.46 करोड़ रुपए। यानी इस साल जो राज्य सरकार को
को आंतरिक ऋण के रूप में राशि प्राप्त होगी वो 15,101.46 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2019-20 में ये राशि थी 13,219 करोड़ 13,219.75 करोड़ और 2018-19 में ये अनुमानित थी 13,816.66 करोड़, जो इतना राशि उनको मिला है। तो अभी के लिए राशि अनुमानित है 15,101.46 करोड़ रुपए। अब हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार से जो अग्रिम व उधार उनको प्राप्त होगा वो कितना अनुमानित है। तो वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार से जो अग्रिम व उधार के रूप में राशि मिली थी वो थी 553.44 करोड़। 2019-20 में 600 करोड़ रुपए और 2020-21 में 600 करोड़ रुपए अनुमानित है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अग्रिम व उधार के रूप में 600 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। तो अगर हम केंद्र सरकार राज्य सरकार के आंतरिक ऋण यानी 15,101.46 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार से जो अग्रिम व उधार प्राप्त होता है 600 करोड़ रुपए, ये दोनों को प्लस कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि इस साल सरकार को सार्वजनिक ऋण कितना मिलेगा। तो वो मिलेगा 15,701.46 करोड़। यानी आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से जो उधार व अग्रिम प्राप्त हो रहा है दोनों को प्लस करने से हमको मिल जाएगा 15,701.46 करोड़ रुपए अनुमानित है कि इस साल इतना हमको सार्वजनिक ऋण के रूप में प्राप्त होगा। 2019-20 में ये राशि थी 13,819.75 करोड़ और 2018-19 में ये राशि थी 14,370.10 करोड़। यानी 14,370 करोड़ 2018-19 में हमको सार्वजनिक ऋण के रूप में प्राप्त हुआ। 2019-20 में 13,819 करोड़ प्राप्त हुआ और अभी अनुमानित है 15,701 करोड़ रुपए हमको सार्वजनिक ऋण के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए हमने क्या डेटा निकाल लिया कि हमारा सार्वजनिक ऋण कितना है। ठीक है, इस साल अनुमानित राज्य सरकार के आंतरिक ऋण को जोड़ दिया प्लस केंद्र सरकार से उधार व अग्रिम जो राशि प्राप्त हो रही उसको जोड़ दिया तो हमको पता चल गया कि हमारा सार्वजनिक ऋण कितना है। अब हम ये निकालते हैं कि शुद्ध सार्वजनिक ऋण कितना है। यानी अब सार्वजनिक ऋण से हम वो राशि को घटा देंगे जो हमको ऋणों की अदायगी में लगाना है। तो वो राशि अगर हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा शुद्ध सार्वजनिक ऋण कितना है। और शुद्ध सार्वजनिक ऋण में हम जो उधारी व अग्रिम से हमको जो पैसा प्राप्त हो रहा है प्लस लोक लेखा से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमारा पूंजीगत आय निकल जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट कवर करते हैं कि शुद्ध सार्वजनिक ऋण हमारा कितना है। अब हम ये देखते हैं कि सरकार का शुद्ध सार्वजनिक ऋण कितना है। तो हमने जैसे पढ़ा था शुद्ध सार्वजनिक ऋण क्या होता है, सार्वजनिक ऋण माइनस ऋण अदायगी। ठीक है, तो शुद्ध सार्वजनिक ऋण अगर 2018-19 में देखें तो शुद्ध सार्वजनिक ऋण था 13,224.21 करोड़ रुपए यानी लगभग 13,224 करोड़ रुपए। 2019-20 में 10,913.25 करोड़ 10,913.25 करोड़ रुपए और 2020-21 में ये अनुमानित है 10,859.99 करोड़ 10,859.99 करोड़ रुपए। तो ये है शुद्ध सार्वजनिक ऋण। तो शुद्ध सार्वजनिक ऋण के जैसे हमने परिभाषा पढ़ा सार्वजनिक ऋण माइनस ऋण अदायगी। तो सार्वजनिक ऋण अगर हमने देखा था तो 2020-21 के लिए सार्वजनिक ऋण था 15,701.46 करोड़ 15,701.46 करोड़ ये हमारा क्या था, सार्वजनिक ऋण था। यानी सार्वजनिक ऋण में से अगर हमने माइनस कर दिया जो ऋण अदायगी है तब हमको इतना पैसा मिलेगा 10,859.99 करोड़ रुपए, जो राशि शुद्ध सार्वजनिक ऋण कहलाएगी। तो वो राशि कितनी है 4,841.47 करोड़। यानी 4,841 करोड़ रुपए हमारी ऋण अदायगी की गई है। तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारी ये राशि 10,859.99 करोड़ प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमारी शुद्ध सार्वजनिक ऋण है। जिससे आपको ये पता चल गया कि हमने इस साल कितना ऋण पटाया है, वो है 4,841.47 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं कि उधार व अग्रिम वसूली कितनी हुई है। यानी राज्य सरकार ने जो उधार व अग्रिम दी थी उससे सरकार की आय कितनी हुई है, तो वो है 2018-19 में 162.89 करोड़ रुपए हुई थी। 2019-20 में 283 करोड़ रुपए हुई थी और 2020-21 में 300 करोड़ रुपए अनुमानित है। यानी सरकार ने जो उधार व अग्रिम के रूप में पैसा दिया उससे जो सरकार को आय होगी वो 300 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 283 करोड़ थी, उसके पिछले वित्तीय वर्ष में 162.89 करोड़ रुपए थी। तीसरा है लोक लेखा। लोक लेखा जैसे मैंने बताया, जैसे कई लोग भविष्य निधि में पैसा जमा कराते हैं तो वो उस समय तो जमा हो रहा है, वो तुरंत तो भविष्य निधि नहीं निकालेंगे, तो वो पैसा उस समय सरकार यूज करती है। तो 2019-20 में जो लोक लेखा से में पैसा थे वो थे 600 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1100 करोड़ रुपए इस लोक लेखा के पैसा सरकार यूज करेगी, ऐसा अनुमानित है। तो अगर हम देखें पूंजीगत क्या आय होगी, हमारे पास शुद्ध सार्वजनिक ऋण भी हमको पता चल गया
उधार व अग्रिम की वसूली भी हमको पता चल गया और लोक लेखा की राशि भी हमको पता चल गया। अगर हम ये तीनों को प्लस कर दे तो हमारी पूंजीगत आय निकल जाएगी, यानी 10,859.99 करोड़ रुपए प्लस 300 करोड़ रुपए प्लस 1100 करोड़ रुपए को प्लस कर देंगे तो हमारी पूंजीगत आय आ जाएगी 12,259.99 करोड़ रुपए। क्लियर है? तो ये हमारी पूंजीगत आय होगी 2020-21 के लिए। 2019-20 में 11,796.25 करोड़ थी और 2018-19 में 8,148.42 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो ये देखिए 2018-19 में जो है मैंने यहाँ पर डेटा नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है कि 2018-19 एक ऐसा वर्ष गया था जहां लोगों ने भविष्य निधि में पैसा जमा करने के बजाय बहुत से लोगों ने पैसा निकाल लिया था, जिससे सरकार की आय जो है वो नहीं हो पाई थी, जिस कारण देखिए यहाँ पर जो पूंजीगत आय है वो ये 2 वर्षों की अपेक्षा यहाँ पर कम दर्शाया है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि पूंजीगत आय इस तरीके से निकालते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पूंजीगत व्यय कितना है। अब हम देखते हैं कि सरकार का पूंजीगत व्यय कितना है। पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जो कि सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्यों में किया जाता है, यानी जब सरकार किसी क्षेत्र में पैसा लगाती है तो भविष्य में सरकार को उस क्षेत्र से पैसे प्राप्त भी होंगे, तो ऐसे व्यय को बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय अगर देखें तो वर्ष 2018-19 में सरकार का पूंजीगत व्यय था 8,903.45 करोड़। 2019-20 में यह बढ़कर हुआ पूंजीगत व्यय 12,109.6 करोड़ और 2020-21 में बढ़कर हो रहा है 13,814.11 करोड़, यानी पूंजीगत व्यय सरकार का बढ़ रहा है। 2018-19 में लगभग 8,903 करोड़, 2019-20 में 12,109 करोड़ और 2020-21 में 13,814.11 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो अगर हम देखें जो 13,814.11 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है वो सामान्य सेवा में 5.16% उसका खर्चा होगा, यानी 13,814 करोड़ का 5.16% सामान्य सेवा में खर्च होगा, जो हमने पहले पढ़ लिया। सामान्य सेवा पुलिस हो गया, ठीक है, तो ये सब में या चिकित्सालय या आप पुलिस हो गया, आपका अगर कुछ पुलिस के द्वारा सर्विस मिल रही तो पुलिस आगे चलकर जो है कलेक्शन करके भी देती है सरकार को, तो सामान्य सेवा में 5.16% का खर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक सेवा में 26.90% का खर्च करेगा जो सरकार के द्वारा, यानी 13,814 करोड़ का 26% जो है सामाजिक सेवाओं में खर्च होगा और आर्थिक सेवा में खर्च जो है वो 13,814 करोड़ का 67.94% जो है वो आर्थिक सेवा में खर्च होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से पूंजीगत व्यय को बताया गया। सामान्य सेवा में 5.16%, सामाजिक सेवा में 26.90% और आर्थिक सेवा में 67.94%, यानी सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय सबसे ज्यादा आर्थिक सेवा यानी उद्योग क्षेत्र हो गया, पर्यटन क्षेत्र हो गया, आपका खनिज क्षेत्र हो गया, ये सब कृषि क्षेत्र हो गया, इन सब में ज्यादा खर्चा किया जा रहा है ताकि सरकार को बेनिफिट मिल सके उस चीज का। क्लियर है? तो अगर अब हमारे पास पूंजीगत आय भी है, हमारे पास पूंजीगत व्यय भी है, तो पूंजीगत घाटा क्या होगा? पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय। तो अगर हम 2020-21 के लिए देखें तो 12,259.99 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत आय अनुमानित है और पूंजीगत व्यय जो है 13,814.11 करोड़ रुपए अनुमानित है 2020-21 के लिए। तो अगर हम दोनों को माइनस कर ले, देखिए यहाँ पर पूंजीगत व्यय ज्यादा है और हमारी पूंजीगत आय कम है, तो पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय किए तो यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, यानी यहाँ पे हमको घाटा होगा। तो पूंजीगत घाटा होगा 1554.12 करोड़ रुपए। ठीक है, तो पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहीं पर आज का क्लास हम खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है यानी बजट का बचा पार्ट, और जीएसडीपी में किस तरीके से वितरण है हमारा प्रति व्यक्ति आय, ये सब पार्ट हम अगली क्लास में कवर करते हैं। इस क्लास में सिर्फ इतना ही है।